आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 15 फरवरी 2026। चलिए तो फिर आज के सफर का एक नक्शा देख लेते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी और गवर्नेंस में स्कूल राशनलाइजेशन के मुद्दे की हर परत खोलेंगे। जानेंगे कि कैसे ये राइट टू एजुकेशन के बिल्कुल दिल पर चोट कर सकता है। इसके बाद इकोनॉमी में उतरेंगे और समझेंगे कि सरकार ग्रेडेड एफडीआई लिमिट्स का ये नया आइडिया क्यों ला रही है और फीमा के नियमों में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे और देखेंगे कि नेशनल हाईवेज पर टूल रेट्स के जो नए नियम आए हैं वो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में भारत के क्लाइमेट एक्शन पर जो दमदार स्टैंड रहा है उसे डिकोड करेंगे। साइंस एंड टेक में चेन्नई में हुए आरआईएससी कॉन्क्लेव के जरिए भारत के स्टार्टअप बूम की कहानी को समझेंगे। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में देखेंगे कि डीडीए दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए क्या क्या कर रहा है। और सोशल जस्टिस में एक बहुत ही पावरफुल एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे जो एक ज़रूरी सवाल पूछता है, क्या महिलाओं का एम्पावरमेंट घर के डाइनिंग टेबल पर आकर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स, मेंस के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसका मॉडल आंसर आउटलाइन भी देखेंगे। और आखिर में आज की लर्निंग को टेस्ट करने के लिए एक क्विज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी टॉपिक है शिक्षा से जुड़ा हुआ। यूनियन बजट 26-27 के बाद से ही एक शब्द हर जगह सुनाई दे रहा है, स्कूल रैशनलाइजेशन। सुनने में तो बड़ा फैंसी सा लगता है, लेकिन इसका सीधा और सरल मतलब है कम बच्चों वाले सरकारी स्कूलों को बंद करना या पास के किसी बड़े स्कूल में मर्ज कर देना। और ये मुद्दा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये हमारे संविधान और लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल, ये जीएस पेपर 2 के लिए एजुकेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज वाले सेक्शन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आर्टिकल 21A और आरटीए एक्ट से जुड़े फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं और मेंस में तो स्कूल मर्जर्स के सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर सीधा सीधा एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे बहुत गहराई से समझना जरूरी है। चलिए तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक आधार क्या है? मतलब राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान में आता कहाँ से है? देखिए, इसकी जड़ें हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में ये साफ किया है कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक डिग्निफाइड, एक सम्मानजनक जीवन जीना है। और सम्मानजनक जीवन बिना शिक्षा के अधूरा है। अच्छा, इसी इंटरप्रिटेशन को फॉर्मलाइज करने के लिए 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। 86th अमेंडमेंट, हाँ ये बहुत क्रूशियल है। इसने क्या क्या किया था? इस अमेंडमेंट ने 3 बड़े बदलाव किए। पहला, इसने आर्टिकल 21 के बाद एक नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 21A। ये कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये एक फंडामेंटल राइट है, मतलब इसे लागू करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये तो फंडामेंटल राइट हो गया। और बाकी 2 बदलाव? दूसरा बदलाव हुआ आर्टिकल 45 में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है। पहले ये 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा की बात करता था, अब ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मतलब ECCE फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स की बात करता है। और तीसरा, इसने आर्टिकल 51A में एक फंडामेंटल ड्यूटी के जोड़ी, जो हर पेरेंट या गार्डियन पर यह जिम्मेदारी डालती है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजें। वाह, तो ये कॉम्प्रहेंसिव चेंज था। मतलब फंडामेंटल राइट भी बनाया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी अपडेट किया और फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ दी। तो आर्टिकल 21A को जमीन पर उतारने के लिए ही आरटीई एक्ट लाया गया होगा, है ना? एग्जैक्टली। आर्टिकल 21A ने तो व्हाट बता दिया कि क्या करना है, लेकिन हाउ यानी कैसे करना है, उसके लिए 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट यानी आरटी एक्ट 2009 पास किया गया। ये कानून ही वो लीगल फ्रेमवर्क है जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करता है। और इसी आरटीई एक्ट में जहां तक मुझे याद है नेबरहुड स्कूल का कॉन्सेप्ट आता है, जो इस पूरी डिबेट के केंद्र में है।
ये नेबरहुड स्कूल मैंडेट आखिर है क्या? हाँ, ये आरटीई एक्ट का सेक्शन 3(1) है और इसे इस कानून की आत्मा भी कहा जा सकता है। ये कहता है कि हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करने का अधिकार है। मकसद ये था कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई सिर्फ इसलिए ना छूटे क्योंकि स्कूल उसके घर से बहुत दूर है। मतलब जियोग्राफिकल बैरियर को खत्म करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। तो क्या पड़ोस की कोई डेफिनेशन भी दी गई है? मतलब कितनी दूरी पर स्कूल होना चाहिए? हाँ, इसके लिए सेंट्रल आरटीई रूल्स में क्लियर नॉर्म्स हैं। प्राइमरी स्कूल्स यानी क्लास 1 to 5 के लिए बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर स्कूल होना चाहिए और अपर प्राइमरी स्कूल्स यानी क्लास 6 to 8 के लिए 3 किलोमीटर्स के वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर। अच्छा, 1 and 3 किलोमीटर्स। हाँ, ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, लेकिन एक्ट राज्यों को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर कोई मुश्किल इलाका है, जैसे पहाड़ी इलाके, घने जंगल या जहाँ आबादी बहुत बिखरी हुई है, तो वहाँ वो इन नॉर्म्स को रिलैक्स कर सकते हैं। द आइडिया इज एक्सेस फॉर ऑल। ये तो बहुत अच्छी सोच है, मतलब हर बच्चे के दरवाजे तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश। इसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है? क्या ये विचार अचानक 2009 में आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो 1964-66 के कोठारी कमीशन तक जाती हैं। कोठारी कमीशन ने ही कॉमन स्कूल सिस्टम का सपना देखा। कॉमन स्कूल सिस्टम। हाँ, उनका विजन था कि देश में हर बच्चे को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो, एक ही तरह के अच्छी क्वालिटी वाले सरकारी स्कूल में पढ़ने का मौका मिले। और इसी विजन को पूरा करने के लिए दशकों तक भारत की पॉलिसी यही रही कि हर गांव, हर ढाणी तक स्कूल पहुंचाया जाए, एक्सेस को प्रायोरिटाइज किया जाए। तो अगर सब कुछ इतना अच्छा था, एक्सेस बढ़ाने पर फोकस था, तो फिर आज स्कूलों को बंद या मर्ज करने की नौबत क्यों आ गई? प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम मल्टी लेयर्ड है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। भारत की फर्टिलिटी रेट लगातार घट रही है। अब जब बच्चे ही कम पैदा हो रहे हैं, तो जाहिर है स्कूलों में इनरोलमेंट भी घटेगा। दूसरा और ज्यादा बड़ा कारण है अ सिस्टेमिक माइग्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट स्कूल्स। ये माइग्रेशन क्यों हुआ? क्या सरकारी स्कूलों की क्वालिटी गिर गई? क्वालिटी एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। समाज में एक एस्पिरेशन शिफ्ट आया। पेरेंट्स को लगने लगा कि लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स, जो अक्सर इंग्लिश मीडियम का बोर्ड लगाकर खुल गए, उनके बच्चों को बेहतर भविष्य देंगे। सरकारी स्कूलों की छवि वो धीरे धीरे खराब होती गई। नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूल खाली होने लगे और प्राइवेट स्कूल्स, भले ही उनकी क्वालिटी कैसी भी हो, भरने लगे। और इसी के चलते स्कूल कंसोलिडेशन या जिसे हम रैशनलाइजेशन कह रहे हैं, इसका ट्रेंड शुरू हुआ। हाँ, ये प्रक्रिया एकेडमिक ईयर 2014-15 से बहुत तेज हो गई। आंकड़े देखें तो अब तक लगभग 93,779 सरकारी स्कूल मर्ज या रैशनलाइज किए जा चुके हैं। सरकार का तर्क यह है कि जिन स्कूलों में 5 या 10 बच्चे हैं, वहां एक पूरी बिल्डिंग, 2-3 टीचर्स और बाकी स्टाफ रखना रिसोर्सेज की बर्बादी है। बिल्कुल रिसोर्सेज की बर्बादी है। इससे बेहतर है कि ऐसे 5-6 स्कूलों को मिलाकर एक बड़ा कंसोलिडेटेड स्कूल बना दिया जाए और सारे रिसोर्सेज, मतलब टीचर्स, फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब वहीं लगा दिए जाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। ओके, तो अब इस डिबेट में एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल्स ऑफ क्वालिटी। ये क्या है? क्या ये पीएम श्री स्कूल्स इसी का हिस्सा है? बिल्कुल, ये रैशनलाइजेशन की पॉलिसी का दूसरा साइड है। सरकार का मानना है कि हर स्कूल को एक्सीलेंट बनाना मुश्किल है, तो क्यों ना कुछ स्कूलों को चुनकर उन्हें आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए। इन्हें प्रीमियम फंडिंग और रिसोर्सेज दिए जाते हैं। केंद्रीय विद्यालयाज और नवोदय विद्यालयाज इसके पुराने उदाहरण हैं। अब इसी लाइन पर पीएम श्री यानी पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम लाई गई है, जिसके तहत कुछ एग्जिस्टिंग स्कूलों को अपग्रेड करके NEP 2020 के शोकेस मॉडल्स की तरह डेवलप किया जाएगा। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस समस्या की ग्रेविटी को दिखाते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत जरूरी हो सकते हैं। जरूर। एकेडमिक ईयर 2024-25 के यूडाइज प्लस डेटा के मुताबिक देश में करीब 10.13 लाख सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 12.15 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। इन स्कूलों में 51.49 लाख टीचर्स हैं। इसकी तुलना में 3.39 लाख प्राइवेट स्कूलों में 9.5 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। लेकिन जो सबसे शॉकिंग डेटा है वो तो जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स का है। हाँ, और ये डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी को दिखाता है।
देश में 5,149 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चा नहीं पढ़ता। एनरोलमेंट इज 0। लेकिन इन गोस्ट स्कूल्स के पेरोल पर 1.44 लाख टीचर्स अभी भी मौजूद हैं और सैलरी ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर है। इसके अलावा 65,054 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां 10 या उससे भी कम छात्र हैं। बजट 2026-27 में भी स्कूल एजुकेशन को लेकर बड़े एलोकेशंस हुए हैं। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को 83,562 करोड़ मिले हैं। इसमें से एक बड़ा हिस्सा 42,100 करोड़ समग्र शिक्षा अभियान को गया है। यहाँ समग्र शिक्षा और पीएम श्री के बीच का अंतर समझना जरूरी है। समग्र शिक्षा एक अम्ब्रेला स्कीम है जो प्री स्कूल से क्लास 12 तक सबको कवर करती है। इसका मेन फोकस है यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन, मतलब सब तक पहुंच और ये सुनिश्चित करना कि बच्चे स्कूल न छोड़ें। और पीएम श्री? जबकि पीएम श्री एक सिलेक्टिव स्कीम है जिसका फोकस क्वालिटी अपग्रेडेशन पर है, चुने हुए स्कूलों को मॉडल स्कूल्स बनाने पर है। ये तो पूरा बैकग्राउंड और डेटा हो गया। अब आते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव पर। इस स्कूल रैशनलाइजेशन के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं? लेट्स स्टार्ट विद द आर्गुमेंट्स फॉर मर्जर। सरकार का पर्सपेक्टिव क्या है? सरकार का पर्सपेक्टिव फिस्कली प्रूडेंट है, यानी आर्थिक रूप से तर्क संगत। पहला और सबसे बड़ा तर्क है मिस एलोकेशन ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। जैसा हमने देखा, 1.44 लाख टीचर्स उन स्कूलों में हैं जहां कोई बच्चा नहीं है। ये टैक्स पेयर्स के पैसे का सीधा सीधा दुरुपयोग है। इन टीचर्स की सैलरी पर जो खर्च हो रहा है वो कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता है। मतलब ये फ्रोजन ह्यूमन कैपिटल है। टीचर्स हैं, काबिलियत है, पर वो ऐसी जगह ट्रैप्ड हैं जहां उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। रैशनलाइजेशन से ये फ्रोजन ह्यूमन कैपिटल अनलॉक होगा। इन टीचर्स को उन स्कूलों में भेजा जा सकता है जहां टीचर प्यूपल रेशियो बहुत खराब है और टीचर्स की सख्त जरूरत है। दूसरा तर्क है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का। 5-6 छोटे जर्जर स्कूलों जहां शायद एक ही कमरा और एक टूटा फूटा टॉयलेट हो, उन्हें चलाने से बेहतर है कि उन सबको मिलाकर एक बड़ा वेल इक्विप्ड स्कूल बनाया जाए। इसका कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे सकती हैं? बिल्कुल। सोचिए, एक कंसोलिडेटेड स्कूल में सरकार एक फंक्शनल साइंस लैब, एक कंप्यूटर लैब, अ प्रॉपर लाइब्रेरी, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स और एक प्लेग्राउंड, ये सब अफोर्ड कर सकती है। यही सब सुविधाएं 10 बच्चों वाले 5 अलग-अलग स्कूलों में देना फाइनेंशियली अनवायबल है। तो तर्क ये है कि कंसोलिडेशन से रिसोर्सेज पूल होंगे और बच्चों को बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा। ये तर्क सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगते हैं, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट मर्जर? अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं जो सोशल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन से जुड़ा है। सबसे पहला और सीधा आर्ग्यूमेंट है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21A एंड द RTE एक्ट। जब आप एक स्कूल बंद करते हैं तो जाहिर है वहां के बच्चों को पास के दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा जो अब उनके घर से ज्यादा दूर होगा। ये सीधे सीधे नेबरहुड स्कूल नॉर्म का उल्लंघन है। बच्चे का फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन बाधित हो रहा है क्योंकि एक्सेस मुश्किल हो गया है। तो इसका असर समाज के हर तबके पर एक जैसा नहीं पड़ता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। इसका डिस्प्रपोर्शनेट असर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पर पड़ता है, दलित्स, आदिवासीज और अति गरीब परिवारों पर। ये बढ़ी हुई दूरी एक रिग्रेसिव फिल्टर की तरह काम करती है। एक अमीर परिवार शायद अपने बच्चे को प्राइवेट वैन या ऑटो से भेज दे, लेकिन एक दिहाड़ी मजदूर के लिए ट्रांसपोर्ट का 20-30 रुपए रोज का खर्च भी बहुत बड़ा बोझ है। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट्स जैसे ट्रांसपोर्ट, पेरेंट्स का समय, बच्चे की सुरक्षा की चिंता, ये सब मिलकर एजुकेशन को अनअफोर्डेबल बना देते हैं। इसमें एक जेंडर्ड इम्पैक्ट भी है, खासकर लड़कियों के लिए। एब्सोल्युटली। ग्रामीण भारत में स्कूल की दूरी का सीधा संबंध लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट से है। जैसे ही स्कूल घर से 2-3 किलोमीटर से ज्यादा दूर होता है, पेरेंट्स खासकर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। कई स्टडीज ने यह प्रूव किया है। तो स्कूल मर्जर का ये कदम लड़कियों की शिक्षा पर दशकों में हुई प्रोग्रेस को रिवर्स कर सकता है। वाओ। और एक और एंगल जो अक्सर मिस हो जाता है वो है वेलफेयर डिलीवरी का। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। भारत में स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, इट इज़ अ प्राइमरी नोड फॉर स्टेट वेलफेयर डिलीवरी। पीएम पोषण स्कीम के तहत मिड डे मील वहीं मिलता है,
फ्री टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स वहीं मिलते हैं। हेल्थ चेकअप्स, डीवर्मिंग टैबलेट्स, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स सब वहीं दिए जाते हैं। Sure. स्कॉलरशिप्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी स्कूल के जरिए होता है, मतलब जब एक बच्चा स्कूल से कटता है तो वो सिर्फ शिक्षा से नहीं। बल्कि इस पूरे सोशियो इकोनॉमिक सेफ्टी नेट से कट जाता है। एग्जैक्टली। उसके लिए ये डबल जेपर्डी है। एक तो शिक्षा का अधिकार छिन रहा है, दूसरा पोषण और स्वास्थ्य का सपोर्ट सिस्टम भी टूट रहा है। ये बच्चे को वल्नरेबिलिटी के चक्र में और गहरा धकेल देता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। बजट में पीएम श्री जैसे एलीट स्कूलों पर फोकस और दूसरी तरफ नेबरहुड स्कूल्स को बंद करना, क्या इसे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में ही एक डिवीजन पैदा होने का खतरा नहीं है? एक हैव्स के लिए और एक हैव नॉट्स के लिए? यही सबसे बड़ी चिंता है, एक टू टियर्ड पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का खतरा। एक तरफ पीएम श्री जैसे हाई एंड वेल फंडेड स्कूल होंगे और दूसरी तरफ बाकी बचे हुए अंडर रिसोर्स्ड सरकारी स्कूल। इससे पब्लिक एजुकेशन में ही एक हायरार्की बन जाएगी जो कॉमन स्कूल सिस्टम के कोठारी कमीशन के विजन के बिल्कुल खिलाफ है। और पब्लिक कॉन्फिडेंस का भी मुद्दा है। पिछले एक दशक से मर्जर्स चल रहे हैं, फिर भी सरकारी स्कूलों में ओवरऑल एनरोलमेंट घट रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसोलिडेशन से जनता का भरोसा नहीं लौटेगा। तो फिर सोल्यूशन क्या है? एक तरफ फिस्कल प्रूडेंस की जरूरत है, दूसरी तरफ इक्विटी और एक्सेस का सवाल है। हाउ टू फाइंड अ बैलेंस? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले एन एयर-मार्क्ड मिटिगेशन फंड। समग्र शिक्षा के बजट के अंदर एक डेडिकेटेड फंड बनाया जाए जिसका एकमात्र मकसद स्कूल मर्जर्स से प्रभावित बच्चों को ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट सब्सिडी देना हो। और ये लीगली गारंटीड होना चाहिए, ऑप्शनल नहीं। और स्कूल बंद करने का फैसला कौन और कैसे लेगा? यहीं पर दूसरा सॉल्यूशन आता है, मैंडेटरी सोशल एंड जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट्स। किसी भी स्कूल को बंद करने का फैसला सिर्फ एनरोलमेंट नंबर्स के आधार पर नहीं होना चाहिए। उस स्कूल को बंद करने का उस इलाके के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक पर, खासकर लड़कियों और वंचित समुदायों पर क्या असर पड़ेगा, इसका डिटेल्ड असेसमेंट होना चाहिए। और इस प्रोसेस में पंचायत और लोकल कम्युनिटी की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगी। और सबसे जरूरी, हमें बहस का फोकस बदलना होगा। Yes, the entire discourse needs a pedagogical pivot. बहस को इंफ्रास्ट्रक्चर रैशनलाइज करने से हटाकर पेडागोजी रैशनलाइज करने पर लाना होगा। असली सवाल ये नहीं है कि स्कूल की बिल्डिंग कहाँ है, असली सवाल ये है कि क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है, लर्निंग आउटकम्स कैसे सुधारे जाएं, टीचर ट्रेनिंग और अकाउंटेबिलिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर फोकस करना होगा। जीरो इनरोलमेंट स्कूलों की समस्या को एड्रेस करना जरूरी है, लेकिन एफिशिएंसी की इस दौड़ में इक्विटी यानी समानता का बलिदान नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 21A की आत्मा को बचाए रखना पॉलिसी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। स्कूल रैशनलाइजेशन पर इस डिटेल डिस्कशन से एक बात तो साफ है, पॉलिसी मेकिंग कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। इसके कई शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं और रिसोर्सेज को मैनेज करने की ये बहस सिर्फ सोशल सेक्टर में नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी में चल रही है। सरकार ग्लोबल कैपिटल को तो बुलाना चाहती है, लेकिन किन शर्तों पर? यही सवाल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को लेकर हो रहे नए बदलावों के केंद्र में है। और ये डिस्कशन हमें सीधे GS पेपर 3 के कोर एरिया में ले आता है। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब UPSC मेंस के फेवरेट टॉपिक्स हैं। सरकार ग्रेडेड FDI इन्वेस्टमेंट लिमिट्स का एक नया कॉन्सेप्ट लाने पर विचार कर रही है और साथ ही फेमा के नियमों की भी समीक्षा हो रही है। ये सुनने में टेक्निकल लग सकता है, पर देश की इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। चलिए इसे भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कौन सा कानून कंट्रोल करता है? भारत में सभी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को जो कानून गवर्न करता है उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब फीमा 1999। इसने 1973 के पुराने बहुत सख्त कानून फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह ली थी। फेरा का अप्रोच था एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, जबकि फीमा का अप्रोच है एवरीथिंग इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। ये 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। और इसे मैनेज कौन सी एजेंसीज करते हैं? प्राइमरीली 2 एजेंसीज हैं। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को मैनेज करता है,
और दूसरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। DPIIT ही FDI पॉलिसी बनाता है। 1991 के बाद से एफडीआई पॉलिसी में क्या ट्रेंड रहा है? ट्रेंड लगातार लिबरलाइजेशन का रहा है। ज्यादातर सेक्टर्स को ऑटोमेटिक राउट के तहत खोल दिया गया है। इसका मतलब है कि इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर को सरकार से पहले से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद RBI को इन्फॉर्म कर सकते हैं। कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब गवर्नमेंट राउट में है, जहां प्रायर अप्रूवल जरूरी है। अब आते हैं एफडीआई की डेफिनेशन पर, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है। एफडीआई और एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। मोटे तौर पर FDI लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, जबकि FPI शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट है। सरकार ने इसके लिए क्लियर कट डेफिनेशंस दी हैं। एक लिस्टेड कंपनी के लिए, यानी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अगर कोई विदेशी इकाई पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल का 10% या उससे ज्यादा खरीदती है तो वो FDI माना जाएगा। 10% से कम है तो FPI। इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए भारत मोटर्स एक लिस्टेड कंपनी है। अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए भारत मोटर्स के 100 शेयर हैं। अगर कोई विदेशी कंपनी ग्लोबल ऑटो आकर उसके 10 शेयर खरीद लेती है तो ये 10% हिस्सेदारी FDI कहलाएगी। सरकार मानती है कि अगर कोई 10% हिस्सेदारी ले रहा है तो वो सिर्फ मुनाफा कमाने नहीं आया, बल्कि कंपनी के मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में भी इंटरेस्ट रखता है। वहीं अगर ग्लोबल ऑटो सिर्फ 5 शेयर खरीदती, यानी 10% से कम, तो उसे FPI माना जाएगा, जिसे हॉट मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये बाजार गिरते ही जल्दी से निकल सकता है। इसमें एक न्यूआंस भी है, राइट, कि अगर एफडीआई एक बार 10% से नीचे चला जाए तो भी वो एफडीआई ही रहता है। करेक्ट। ये बहुत सटल पॉइंट है। मान लीजिए ग्लोबल ऑटो ने 10 शेयर खरीदे तो वो एफडीआई हो गया। अब 1 साल बाद उसने 2 शेयर बेच दिए और उसकी हिस्सेदारी 8% रह गई। टेक्निकली ये 10% से कम है, लेकिन रूल्स के मुताबिक इसे अब भी एफडीआई ही माना जाएगा। ये एफपीआई में कन्वर्ट नहीं होगा। वंस एन एफडीआई ऑलवेज एन एफडीआई। लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज के लिए रूल अलग है। जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उनमें कोई भी फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, बाय डिफॉल्ट एफडीआई ही माना जाता है। ओके, डेफिनेशंस क्लियर हैं। अब आते हैं नए प्रपोज चेंजेस पर। ये ग्रेडेड FDI लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक बहुत ही इनोवेटिव पॉलिसी आइडिया है। ग्रेडेड एफडीआई लिमिट्स एक ऐसा प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है जिसमें सरकार द्वारा तय की गई ओवरऑल सेक्टोरल कैप के अंदर डोमेस्टिक कंपनीज को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो फॉरेन ओनरशिप पर अपनी खुद की इंटरनल लोअर लिमिट्स तय कर सकें। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जरूर। मान लीजिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार ने 74% FDI की सेक्टोरल कैप रखी है। इसका मतलब है कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत की डिफेंस कंपनी में 74% तक हिस्सेदारी खरीद सकती है। अब ग्रेडेड FDI लिमिट्स के तहत भारत की डिफेंस कंपनी सुरक्षा डिफेंस लिमिटेड अपने बोर्ड रेजोल्यूशन से ये तय कर सकती है कि वो अपनी कंपनी में फॉरेन ओनरशिप को 49% से ज्यादा नहीं बढ़ने देगी, भले ही सेक्टोरल लिमिट 74% क्यों ना हो। वाह, तो ये तो इंडियन प्रोमोटर्स को बहुत पावर देता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न से पैदा हुई है। पहला आयाम यही है। टेलीकम्युनिकेशंस, डिफेंस, क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल्स, बैंकिंग जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में डोमेस्टिक कंट्रोल बनाए रखना नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ये ग्रेडेड लिमिट्स भारतीय कंपनियों को हॉस्टाइल टेकओवर से बचाती हैं। वो जरूरी फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी तो ले पाएंगी, लेकिन वोटिंग राइट्स या बोर्ड रिप्रेजेंटेशन को अपनी तय की हुई लिमिट पर कैप करके कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकेंगी। इसका दूसरा आयाम इकोनॉमिक और मार्केट कंपटीशन से जुड़ा है। प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस से बचाओ। बिल्कुल, ये भारतीय कंपनियों को बड़ी ट्रांसनेशनल कंपनीज की एग्रेसिव एक्विजिशन स्ट्रैटेजी से बचाता है। कई बार बड़ी विदेशी कंपनियां प्रॉमिसिंग भारतीय स्टार्टअप्स को सिर्फ इसलिए खरीद लेती हैं ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए। ग्रेडेड लिमिट्स भारतीय प्रोमोटर्स को अपनी ओनरशिप खोने के डर के बिना अपनी जरूरत के हिसाब से कैलिब्रेटेड कैपिटल इनटेक की फैसिलिटी देती हैं। और फीमा NDI रूल्स में जो रिव्यू हो रहा है
उसका क्या मकसद है? इसमें डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, ये तीसरा रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आयाम है। पहले डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। ये इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। हमारे भारत मोटर्स वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। मान लीजिए विदेशी कंपनी ग्लोबल ऑटो ने भारत मोटर्स में 60% हिस्सेदारी खरीद ली। अब भारत मोटर्स टेक्निकली एक फॉरेन ओन्ड और कंट्रोल्ड इंडियन कंपनी मतलब एफओसीसी बन गई। अब अगर ये भारत मोटर्स भारत की ही एक छोटी ईवी बैटरी स्टार्टअप बीटेक में पैसा लगाती है तो इस इन्वेस्टमेंट को डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। और यहाँ पर नियम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा। मौजूदा नियमों के तहत एफओसीज को आगे भारतीय स्टार्टअप्स में री इन्वेस्ट करने में बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आती हैं। प्राइसिंग गाइडलाइंस बहुत कंफ्यूजिंग हैं। एफएमए नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी एनडीआई रूल्स का रिव्यू इन्हीं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हो रहा है। मकसद है शेयर ट्रांसफर्स के लिए प्राइसिंग गाइडलाइंस को क्लियर करना, डाउनस्ट्रीम नॉर्म्स को आसान बनाना ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार हो और डोमेस्टिक इकोनॉमी में कैपिटल की वेलोसिटी बढ़े। लेकिन क्या इस ग्रेडेड लिमिट्स वाले आइडिया के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स इसे कैसे देखेंगे? बिल्कुल, इसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स भी हैं। सबसे बड़ा खतरा है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी का। अगर हर कंपनी अपनी मर्जी से इंटरनल लिमिट्स सेट करने और बदलने लगेगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि आज वो 40% पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को कंपनी लिमिट बदलकर 25% कर देगी तो उनके राइट्स का क्या होगा? ये अनिश्चितता लॉन्ग टर्म पेशेंट कैपिटल को डिस्करेज कर सकती है। और ये सरकार के प्रिडिक्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट एफडीआई रेजीम के नैरेटिव के भी खिलाफ जा सकता है। एग्जैक्टली अगर इसे सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो ये पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लग सकता है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सरकार को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे पहले डेफिनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। डीपीआईआईटी को लिस्टेड और अनलिस्टेड एंटिटीज के लिए एफडीआई की डेफिनेशन को हार्मोनाइज करना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा, ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन। ग्रेडेड लिमिट सेट करने का मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके लिए माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल और मार्केट रेगुलेटर्स जैसे सेबी को तत्काल डिस्क्लोजर अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा, स्ट्रीमलाइंड प्राइसिंग। इक्विटी ट्रांसफर के लिए वैल्यूएशन मेथड्स को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है जो आज की डिजिटल इकोनॉमी की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करें। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि फेमा एनडीआई रूल्स का रिव्यू और ग्रेडेड एफडीआई लिमिट्स का कॉन्सेप्ट भारत के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के एक मैच्योर फेज को दिखाता है। ये विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करने और साथ ही डोमेस्टिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के बीच एक सोफिस्टिकेटेड बैलेंस बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। इकोनॉमी की बात चल रही है तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के बिना ये अधूरी है। भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च बहुत ज्यादा है और ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को चोट पहुंचाता है। आज से यानी 15 फरवरी 2026 से नेशनल हाईवे पर टोल को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है जिसका सीधा असर लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी पर पड़ेगा। हाँ, ये एक छोटा लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल पॉलिसी चेंज है। इस नियम का पूरा नाम है नेशनल हाईवेज फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन अमेंडमेंट रूल्स 2026। ये जीएसपी पर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। इसमें मुख्य बदलाव क्या हुआ है सरल भाषा में? बदलाव ये है कि अब से जो नेशनल एक्सप्रेसवेज पूरी तरह से बने नहीं हैं यानी पार्शली ऑपरेशनल हैं, उनके खुले हुए हिस्सों पर कम्यूटर्स से स्टैंडर्ड नेशनल हाईवे वाला टोल ही लिया जाएगा। पहले जो 25% प्रीमियम टोल लगता था उसे अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। तो पहले नियम क्या था? ये 25% प्रीमियम क्यों लगता था? 2008 के पुराने नियमों के तहत एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवेज पर स्टैंडर्ड हाईवेज के मुकाबले 25% ज़्यादा टोल वसूलने की इजाज़त थी। तर्क ये था कि एक्सप्रेसवेज पर ट्रैवल टाइम कम लगता है, फ्यूल बचता है, तो कम्यूटर को बेहतर सर्विस के लिए ज़्यादा पे करना चाहिए। तो इसमें समस्या क्या थी? समस्या इम्प्लीमेंटेशन में थी। डेवलपर्स और एनएचएआई क्या करते थे कि 100 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का अगर 30 किलोमीटर का हिस्सा भी खुल गया तो वो उस 30 किलोमीटर पर भी 25% प्रीमियम टोल वसूलने लगते थे। इससे कम्यूटर प्रीमियम रेट तो देता था, लेकिन 30 किलोमीटर बाद उसे एक्सप्रेसवे से उतरकर वापस उन्हीं पुराने कंजेस्टेड गड्ढों वाले हाईवेज पर जाना पड़ता था। ये अनफेयर था। अब इस बदलाव का मेंस के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करते हैं।
इसका इकोनॉमिक एंड लॉजिस्टिक्स डायमेंशन क्या है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमिक चैलेंजेस में से एक है हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स, जो हमारी जीडीपी का लगभग 13 से 14% है, जबकि डेवलप्ड देशों में ये 8 से 9% होता है। हमारी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का लक्ष्य भी इसे सिंगल डिजिट में लाना है। ये नया टोल रूल इसी लक्ष्य को पाने में मदद करेगा। कैसे? ये तो एक छोटा सा प्राइसिंग चेंज है। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। अधूरे एक्सप्रेसवेज पर प्रीमियम टोल हटाकर सरकार कमर्शियल फ्रेट ऑपरेटर्स यानी ट्रक ड्राइवर्स को उन्हें इस्तेमाल करने के लिए इंसेंटिवाइज कर रही है। पहले ट्रक ड्राइवर 25% प्रीमियम टोल बचाने के लिए पुराने, धीमे शहर के बीच से जाने वाले हाईवेज इस्तेमाल करता था। अब जब टोल बराबर हो गया है, तो वो नेचुरली तेज और बेहतर एक्सप्रेसवे का खुला हुआ हिस्सा इस्तेमाल करेगा। अच्छा, तो इससे डेड कैपिटल को एक्टिव बनाया जा रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है पर यूज नहीं हो रहा, अब यूज होगा। प्रिसाइसली, इससे फ्रेट मूवमेंट सस्ता और तेज होगा, टर्न अराउंड टाइम कम होगा, जिससे ओवरऑल लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसका कोई एनवायरमेंटल एंड अर्बन प्लानिंग डिमेंशन भी है? बिल्कुल है। जब हैवी कमर्शियल ट्रैफिक जैसे ट्रक्स और ट्रेलर्स इन नए एक्सप्रेसवेज पर शिफ्ट हो जाएगा, तो पुराने हाईवेज जो अक्सर शहरों और कस्बों के बीच से गुजरते हैं, वहाँ ट्रैफिक कम होगा। इससे उन शहरों के अंदर कंजेशन और एयर पोल्यूशन दोनों में कमी आएगी। दूसरा, एक्सप्रेसवेज पर कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रांजिट होता है, यानी गाड़ियाँ एक स्थिर गति से चलती हैं। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक नहीं होता। इससे पर टन किलोमीटर फ्यूल की खपत और कार्बन फुटप्रिंट दोनों कम होते हैं। लेकिन इस पॉलिसी की कुछ सीमाएं भी होंगी। क्या ये परमानेंट चेंज है? नहीं, और ये समझना जरूरी है, ये एक ट्रांजिशनल मैकेनिज्म है, परमानेंट नहीं है। ये नियम लागू होने की तारीख यानी फेब 15, 2026 से मैक्सिमम 1 ईयर तक या एक्सप्रेसवे के पूरी तरह ऑपरेशनल होने तक जो भी पहले हो तब तक ही मान्य रहेगा। जैसे ही पूरा एक्सप्रेसवे बन जाएगा, 25% प्रीमियम टोल वापस लगा दिया जाएगा। ऐसा क्यों? प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी बनाए रखने के लिए। एक्सप्रेसवेज बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और टोल रेवेन्यू उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने का एक जरिया है। तो प्रीमियम टोल ज़रूरी है, लेकिन तभी जब सर्विस भी प्रीमियम मिले। कंक्लूजन में ये एक बहुत ही प्रैग्मैटिक और रिस्पॉन्सिव पॉलिसी है। ये एक छोटे से प्राइसिंग एडजस्टमेंट से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति जैसे बड़े नेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो हाईवे से अब शहरों की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका नाम है अर्बन चैलेंज फंड या यूसीएफ। हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसमें 100 लाख करोड़ रुपए की सेंट्रल असिस्टेंस का प्रोविजन है। लेकिन इसकी सबसे खास बात इसका नाम ही है, चैलेंज फंड। पैसा कैसे मिलेगा, यही सबसे बड़ा बदलाव है। चैलेंज बोर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब अर्बन लोकल बॉडीज यानी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को ग्रांट बेस्ड फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी कि आपने मांगा और केंद्र ने दे दिया। अब उन्हें अच्छे, इनोवेटिव और फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स प्रपोज करके आपस में compete करना होगा। ये कम्पेटिटिव फेडरलिज्म की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। जो यूएलबी बेहतर प्रोजेक्ट प्रपोजल देगा, उसे फंड मिलेगा। इसमें बैंकेबल प्रोजेक्ट्स पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सरकार का मानना है कि भारत के मैसिव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को सिर्फ पब्लिक फाइनेंस यानी सरकारी पैसे से नहीं भरा जा सकता। अर्बन चैलेंज फंड के तहत यूएलबीज को ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए पुश किया जा रहा है जो खुद रेवेन्यू जनरेट कर सकें, जैसे एक मॉडर्न बस टर्मिनल बनाना जो एडवर्टाइजिंग और रेंटल इनकम से अपनी रनिंग कॉस्ट निकाल सके, या एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो बिजली बेचकर मुनाफा कमाए। इसका लॉन्ग टर्म फायदा क्या होगा? तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी। इससे वो फ्यूचर में प्राइवेट कैपिटल अट्रैक्ट कर पाएंगे और म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट से भी पैसा उठा पाएंगे। वो आत्मनिर्भर बनेंगे। ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या इसमें कुछ इक्विटी कंसर्न्स भी हैं, समानता से जुड़ी चिंताएं? बिल्कुल, और ये इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल ड्रॉबैक है। इस कॉम्पिटिटिव मॉडल में एक खतरा है। बड़े अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, जिनके पास एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स हायर करने और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने की टेक्निकल कैपेसिटी है, वे ज्यादातर फंड ले जाएंगे। और छोटे गरीब टियर 2 और टियर 3 शहरों के यूएलबीज इस कंपटीशन में पीछे रह सकते हैं। एग्जैक्टली।
उनके पास न तो पैसा है न एक्सपर्टीज। नतीजा ये हो सकता है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डिवाइड यानी अमीर और गरीब शहरों के बीच का अंतर कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। तो पॉलिसी मेकर्स को इस चैलेंज फंड के डिजाइन में कुछ सेफगार्ड्स बनाने होंगे ताकि छोटे शहरों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी से निकलकर इनोवेशन की दुनिया में चलते हैं। चेन्नई में हाल ही में राइज कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हुआ। ये कॉन्क्लेव भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम और डीप टेक पोटेंशियल को दिखाता है। हाँ, राइज का फुल फॉर्म है रिसर्च इंडस्ट्री स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। ये नाम ही इसका मकसद बताता है। लेबोरेटरी में हो रही रिसर्च को मार्केट के रिक्वायरमेंट से जोड़ना और उसे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में बदलना। ये कॉन्क्लेव दिखाता है कि भारत अब जुगाड़ इनोवेशन से डीप टेक रिसर्च लेड इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा है। भारत के इनोवेशन मैट्रिक्स में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त उछाल आया है। कुछ डेटा पॉइंट शेयर कर सकती हैं? जरूर, ये आंकड़े वाकई इंप्रेसिव हैं। 2014 में भारत में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स की संख्या लगभग 350 थी। आज ये संख्या 2 लाख से ज्यादा है। इन स्टार्टअप्स ने 21 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स जनरेट की हैं। और शायद सबसे बड़ा इंडिकेटर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 2015 में 81st थी, जो अब सुधरकर 38th पर आ गई है। ये एक मैसिव जंप है। मीन्स के पर्सपेक्टिव से इस स्टार्टअप बूम के पीछे क्या की ड्राइवर्स हैं? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर है वैली ऑफ डेथ को ब्रिज करना। वैली ऑफ डेथ वो गैप है एकेडमिक रिसर्च और कमर्शियल डिप्लॉयमेंट के बीच, जहां ज्यादातर अच्छे आइडियाज फंड की कमी या मार्केट कनेक्ट न होने के कारण मर जाते हैं। RISE जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी गैप को भर रहे हैं। और दूसरा, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन। यस, CSIR जैसी पुरानी बड़ी सरकारी रिसर्च संस्थाएं अब एकेडमिक साइलो से बाहर निकलकर इंडस्ट्री के साथ MOU साइन कर रही हैं, जॉइंट रिसर्च कर रही हैं। तीसरा, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन अब सिर्फ बेंगलुरु या गुरुग्राम जैसे IT हब्स तक सीमित नहीं है। Tier 2, Tier 3 शहरों से भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हम इनोवेशन को अक्सर टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, लेकिन भारत में इनोवेशन का एक सोशल जस्टिस डायमेंशन भी है। ये बहुत ही यूनिक और पावरफुल एस्पेक्ट है। स्टार्टअप सिर्फ ऐप नहीं बना रहे, वो सोशल स्ट्रक्चर्स को भी चैलेंज कर रहे हैं। जब मुद्रा स्कीम के तहत दिए गए लोन्स में 69% बेनिफिशरीज महिलाएं होती हैं, तो ये सिर्फ इकोनॉमिक डेटा नहीं है, ये ग्रासरूट्स लेवल पर पावर डायनामिक्स का बदलना है। ये वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दे रहा है। इसी तरह PM विश्वकर्मा योजना के जरिए ट्रेडिशनल आर्टिजन्स जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और क्रेडिट से जोड़ा जा रहा है, ताकि वो भी इस इनोवेशन इकोनॉमी का हिस्सा बन सकें। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात से अब एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां टेक्नोलॉजी एक क्रूशल रोल प्ले कर सकती है। इस मोर्चे पर भारत ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों स्तरों पर अहम कदम उठाए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हाल ही में म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भारत का स्टैंड बहुत मजबूती से रखा। ये जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस का एक क्लासिक केस है। भारत का स्टैंड क्या था? भारत ने पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को एक बार फिर जोरदार तरीके से दोहराया। उन्होंने डिफरेंशिएटेड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की। इसका सीधा मतलब है जिन एडवांस्ड इकोनॉमीज ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय से हिस्टोरिकली ज्यादा पोल्यूशन फैलाया है और जो आज अमीर हैं, उन्हें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज मुहैया कराने की ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। मतलब हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। इसके साथ ही भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी मांग की कि एडवांस्ड इकोनॉमीज को क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज जैसे ग्रीन हाइड्रोजन या बैटरी स्टोरेज डेवलपिंग कंट्रीज को कमर्शियल बेसिस पर लेकिन एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टर्म्स पर ट्रांसफर करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी को लॉक करके नहीं रखना चाहिए। और भारत के डोमेस्टिक एक्शन का क्या? क्या हम सिर्फ दूसरों से मांग कर रहे हैं या खुद भी कुछ कर रहे हैं? ये भारत की पॉलिसी की खूबी है। हम ग्लोबल फाइनेंसिंग की मांग करते हुए भी अपने स्तर पर एम्बिशियस एक्शन ले रहे हैं। यूनियन बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मतलब CCS जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए फंडिंग का जिक्र किया गया है। ये दिखाता है कि भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियस है। डोमेस्टिक लेवल पर अर्बन एरियाज में एनवायरनमेट को लेकर क्या हो रहा है? यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA का एक इनिशिएटिव बहुत इंटरेस्टिंग है। DDA ने बियॉन्ड ग्रोथ रीइमेजिनिंग अर्बन फ्यूचर्स थीम पर एक ग्रीन एग्जीबिशन शुरू किया है।
ये बांसरा पार्क में हो रहा है, जो खुद में एक यूनिक प्रोजेक्ट है। ये यमुना फ्लड प्लेन्स पर बना एक बैम्बू थीम्ड पार्क है। तो ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये अर्बन प्लानिंग में एक पॉलिसी शिफ्ट का सिंबल है। बिल्कुल, ये ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंक्रीट और स्टील से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ एक पैराडाइम शिफ्ट है। बंसेरा जैसे पार्क्स अर्बन कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं, हवा को साफ करते हैं। ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करते हैं, जहाँ शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर ये सिटीजन्स के लिए इंक्लूसिव रिक्रिएशनल पब्लिक स्पेसेस बनते हैं। एनवायरनमेंट और इकोनॉमी जैसे मैक्रो इश्यूज के बाद अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई परिवार से जुड़ा है। आज द इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही पावरफुल एडिटोरियल आया है जो वुमेन्स एम्पावरमेंट को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। हाँ, इस एडिटोरियल का शीर्षक ही बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, When Empowerment Stops at the Dining Table। ये हमारे कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करता है। कन्वेंशनल विजडम क्या है? हम वुमेन्स एम्पावरमेंट को कैसे नापते हैं? आमतौर पर हम इसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, SHG से मिले माइक्रो क्रेडिट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इन जैसे एक्सटर्नल मेट्रिक्स से नापते हैं। उदाहरण के लिए, बिहार में जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को तालाब लीज पर दिए जा रहे हैं ताकि वो मछली पालन कर सके। पॉलिसी लेवल पर इसे विमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा कदम माना जाता है। लेकिन एडिटोरियल का क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट क्या है? वो इसे चैलेंज क्यों कर रहा है? एडिटोरियल का तर्क है कि ये बाहरी मार्कर्स अक्सर घर के अंदर के गहरे पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को नहीं तोड़ पाते। ये एम्पावरमेंट विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड है। एडिटोरियल एम्पावरमेंट को नापने के लिए एक नया सोशियोलॉजिकल मेट्रिक देता है, द डाइनिंग टेबल मेट्रिक। ये असली इक्वालिटी का लिटमस टेस्ट है। ये डाइनिंग टेबल मैट्रिक क्या है? ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में आज भी वो महिलाएं जो शायद SHG की लीडर हैं या घर की प्राइमरी ब्रेडविनर हैं, वे भी प्रिडिक्टेबल रूप से घर में सबसे आखिर में खाना खाती हैं। पुरुषों, बच्चों और मेहमानों को खिलाने के बाद अक्सर बचा खुचा और कम पौष्टिक खाना। इकोनॉमिक एजेंसी मिलने के बाद भी इंट्रा हाउस होल्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन हायरार्की नहीं बदलती। यूपीएससी मेंस के लिए इसका इम्प्लीकेशन क्या है? GS1 सोसाइटी और GS2 सोशल जस्टिस में से कैसे यूज कर सकते हैं? इसका इम्प्लीकेशन बहुत गहरा है। पहला, इकोनॉमिक एजेंसी डज नॉट ऑटोमैटिकली ट्रांसलेट इनटू इंट्रा हाउस होल्ड इक्विटी। सिर्फ पैसा कमाना एम्पावरमेंट की गारंटी नहीं है। दूसरा, हमें न्यूट्रिशनल पैरिटी और अनपेड केयर लेबर के बोझ जैसे इंडिकेटर्स पर भी ध्यान देना होगा। तीसरा, पब्लिक पॉलिसी को सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन से आगे बढ़कर डोमेस्टिक पेट्रियार्कल नॉर्म्स को रिफॉर्म करने पर भी फोकस करना होगा, जिसके लिए बिहेवियरल चेंज कैंपेन्स की जरूरत है। ये तो बहुत पावरफुल पॉइंट है। चलिए अब समाज से संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं। श्रीनगर से लेकर हम्पी तक भारत की कल्चरल हेरिटेज को सहेजने और सेलिब्रेट करने की कोशिशें हो रही हैं। श्रीनगर में श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कुलाई अंदर, जिसे शहर एक खास भी कहते हैं, उसके रीजनरेशन के लिए 210 करोड़ का एक ब्लूप्रिंट जारी किया है। कुलाई अंदर श्रीनगर की हिस्टोरिक वॉल्ड सिटी है जिसे मुगल्स ने बसाया था। इस प्रोजेक्ट के की कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके तहत हिस्टोरिक अमर काउल टेम्पल का पुनर्निर्माण किया जाएगा और नगीन लेक के किनारे एक कम्युनिटी पार्क डेवलप किया जाएगा। लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अर्बन प्लानिंग का सोशियोलॉजिकल डायमेंशन है। वो क्या है? प्रोजेक्ट के तहत पुरानी कुलाई वॉल यानी शहर की दीवार को पूरी तरह से दोबारा नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उसके जो हिस्से बचे हैं सिर्फ उन्हें कंजर्व किया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली ये दीवार एक बर्लिन वॉल की तरह काम करती थी, जो पुराने ट्रेडिशनल शहर को नए मॉडर्न शहर की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से अलग करती थी। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ रेस्टोरेशन नहीं है, बल्कि ओल्ड सिटी को न्यू सिटी के साथ रीइंटीग्रेट करना है, ताकि टूरिज्म से इकोनॉमिक मोबिलिटी आ सके। और फेस्टिवल्स के माध्यम से भी कल्चरल कंटिन्यूटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल। कर्नाटका में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी में हम्पी उत्सव 2026 मनाया जा रहा है। ये महान विजयनगर एम्पायर, जिसके फाउंडर्स हरिका और बुक्का थे, उसकी लेगेसी को सेलिब्रेट करता है। दूसरी तरफ न्यू दिल्ली में कहानी दिल्ली की फेस्टिवल
ट्रेडिशनल स्ट्रीट थिएटर फॉर्म्स जैसे फूल वालों की सैर को रिवाइव कर रहा है। ये फेस्टिवल्स हमारी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं, लोकल आर्टिसन इकोनॉमीज को सपोर्ट करते हैं और हमारी सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को रीइंफोर्स करते हैं। चलिए अब आज की चर्चा से निकले कुछ हाई प्रायोरिटी फैक्ट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो प्रीलिम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं। ग्रेडेड एफडीआई लिमिट्स, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, नेशनल हाईवेज फी अमेंडमेंट रूल्स 2026, अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ, आर्टिकल 21A एंड नेबरहुड स्कूल्स, समग्र शिक्षा अभियान वर्सेस पीएम श्री, राइज कॉन्क्लेव 2026, कुलाई अंदर शहरे खास, अमरकोल टेम्पल, पलाश महोत्सव 2026। आज के डिस्कशन के आधार पर मेंस के लिए एक सवाल देखते हैं। ये जीएस पेपर 2 से है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्राइव फॉर स्कूल रैशनलाइजेशन टू करेक्ट फिस्कल इनएफिशिएंसीज frequently conflicts with the constitutional mandate of the right to education. Analyze the multi-dimensional socio-economic impacts of merging neighborhood government schools on marginalized communities and suggest a balanced policy approach. 250 words, 15 marks. इसका एक मॉडल आंसर आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में स्कूल रैशनलाइजेशन को डिफाइन करें और लेटेस्ट डेटा जैसे 51490 एनरोलमेंट स्कूल्स से कॉन्टेक्स्ट सेट करें। बॉडी को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पार्ट 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक नेसेसिटी की बात करें, फिस्कल प्रूडेंस, अनलॉकिंग फ्रोजन ह्यूमन कैपिटल, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट्स लिखें। पार्ट 2 में सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी द इक्विटी डेफिसिट को डिटेल में बताएं। आरटीई एक्ट का उल्लंघन, इनडायरेक्ट कॉस्ट्स, जेंडर्ड इम्पैक्ट, फीमेल ड्रॉपआउट्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पर डिस्प्रोपोर्शनेट असर का जिक्र करें। और पार्ट 3 में वेलफेयर लिंकेज डिस्ट्रप्शन की बात समझाएं कि कैसे पीएम पोषण जैसी वेलफेयर स्कीम से लिंक टूट जाता है। और कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड मिडिल पाथ सुझाएं, ईयर मार्क्ड ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज जो समग्र शिक्षा के तहत हो और मैंडेटरी सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट्स की रिकमेंडेशन दें। और इस नोट पर कंक्लूड करें कि फोकस पेडागोजी और लर्निंग आउटकम्स पर होना चाहिए, न कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसोलिडेशन और स्टेट विड्रॉल पर। तो अब वक्त है आज की लर्निंग को परखने का। मैं 5 सवाल पूछूंगा और आपको सही जवाब सोचना है। पहला सवाल, नेशनल हाईवेज फी अमेंडमेंट रूल्स 2026 के अनुसार पार्शली ऑपरेशनल एक्सप्रेसवेज पर अब कितना टोल लगेगा? सही जवाब है स्टैंडर्ड नेशनल हाईवे के बराबर 25% प्रीमियम टोल को अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। क्वेश्चन 2, ग्रेडेड एफडीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य नेशनल सेक्टोरल लिमिट्स के अंदर डोमेस्टिक कंपनीज को ये अधिकार देना है कि वे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर अपनी खुद की इंटरनल कैप्स तय कर सकें, ताकि हॉस्टाइल टेकओवर से बचते हुए स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बना रहे। क्वेश्चन 3, नए अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका चैलेंज मोड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। इसमें अर्बन लोकल बॉडीज को फंड के लिए compete करना होगा और बैंकेबल रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स प्रपोज करने होंगे। क्वेश्चन 4, कलाई अंदर शहर खास ऐतिहासिक रूप से कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। और आखिरी सवाल, क्वेश्चन 5, विमेन्स एम्पावरमेंट के सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के अनुसार कौन सा इंट्रा हाउस होल्ड इंडिकेटर गहरे पेट्रियार्कल नॉर्म्स को दर्शाता है जो आर्थिक सशक्तिकरण के बाद भी नहीं बदलते? इसका जवाब है द डाइनिंग टेबल मैट्रिक, यानी घर में महिलाओं का सबसे आखिर में और अक्सर बचा खुचा खाना खाना। तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदु ये रहे। स्कूल रैशनलाइजेशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये फिस्कल एफिशिएंसी ला सकता है, लेकिन राइट टू एजुकेशन और सोशल इक्विटी के लिए एक बड़ा खतरा भी है। भारत का इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग अब और ज्यादा नुआंस्ड हो रहा है, जैसा कि ग्रेडेड एफडीआई लिमिट्स के प्रपोजल से दिखता है, जो कैपिटल अट्रैक्शन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बीच बैलेंस साधने की कोशिश है। छोटे पॉलिसी ट्वीक्स जैसे हाईवे टोल्स को रैशनलाइज करना देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और एनवायरनमेंट पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और विमेन्स एम्पावरमेंट को सिर्फ आर्थिक चश्मे से देखना अधूरा है। असली बदलाव तब आएगा जब घर के अंदर की पेट्रियार्कल हायरार्कीज टूटेंगी। और आज के लिए एक विचारणीय प्रश्न,
Does the aggressive pursuit of administrative efficiency and fiscal prudence through school rationalization inadvertently engineer the complete withdrawal of the welfare state from rural education, ultimately leaving only the absolute poorest behind in a fractured two-tier system? आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।